प्रिय छात्रों, आज अपने अध्ययन करेंगे बीमा संबंधी दावे के संबंध में। सर्वप्रथम इस संदर्भ में हमें समझना होगा कि बीमा किसे कहते हैं। बीमा से तात्पर्य भविष्य में होने वाली अज्ञात हानि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु एक व्यक्ति, एक फर्म, एक कंपनी बीमा कंपनी को एक निश्चित प्रीमियम की राशि का भुगतान कर अनुबंध करती है कि अज्ञात हानि की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी इंश्योरर होती है। इसके अंतर्गत आपने देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के बीमा होते हैं। उदाहरण स्वरूप अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, चोरी का बीमा, सामुद्रिक बीमा, ईमानदारी का बीमा। बात यह आती है कि जैसे अग्नि बीमा, कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी फायर इंश्योरेंस इसलिए करवाता है कि यदि उसके दुकान में, गोदाम में या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में यदि आग लग जाए और उससे नुकसान हो तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करे। इसलिए व्यापारी या कंपनी जो भी है बीमा कंपनी को एक निश्चित प्रीमियम की राशि का भुगतान करते हैं। इसी तरह दुर्घटना बीमा, यदि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उस एक्सीडेंट होने पर जो आपको नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करेंगे, आप उसका बीमा प्रीमियम देते हैं। इसी तरह सामुद्रिक बीमा, चोरी का मैरीन इंश्योरेंस, चोरी का बीमा, थेफ्ट इंश्योरेंस, ईमानदारी का बीमा, बेईमानी का बीमा, भूकंप का बीमा, अर्थक्वेक, अनेक प्रकार के बीमा होते हैं। लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में है वो है अग्नि का बीमा। तो विशेष रूप से अपने देखेंगे अग्नि का बीमा। इसमें 3 तरह के बीमा होते हैं। पहला है स्टॉक का बीमा, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। परिणामी हानि का बीमा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। व्यापक बीमा यानी कि संपूर्ण बीमा। तो सर्वप्रथम स्टॉक का बीमा क्या होता है? आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, आपके दुकान में, आपके गोदाम में आग लग गई और आग लगने से आपका माल का नुकसान हुआ। उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी वो कहलाता है स्टॉक का बीमा, यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक का भुगतान करेगी। परिणामी हानि का बीमा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस, इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि। आग लगने के कारण आप अपने जो निरंतर व्यवसाय में बिक्री कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में आपकी बिक्री में कमी होगी, बिक्री में कमी होगी तो लाभों में भी कमी होगी। तो वो जो लाभों में कमी होगी वो लाभ की हानि, उसका इंश्योरेंस परिणामी हानि का बीमा में होगा। इसके साथ साथ स्थिर खर्चे, स्टैंडिंग एक्सपेंसेज या फिक्स्ड एक्सपेंसेज, उसका भी इसके अंतर्गत बीमा होता है। लेकिन उसमें भी जितने आपने बीमा करवाए बीमित स्थिर व्यय, उनका इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। आग लगने के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण आपको अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ता है। तो अन्यत्र अनेक खर्चे हो जाते हैं, उनका भी इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करती है, जिसे कहते हैं अतिरिक्त कार्यशील पूंजी लागत। उनका भी परिणामी हानि बीमा के अंतर्गत बीमा होता है। और फिर आता है व्यापक बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। आपने माल का बीमा कराया स्टॉक इंश्योरेंस के अंतर्गत, खर्चों का करवाया या लाभ की हानि का करवाया परिणामी हानि के बीमा के अंतर्गत। अब आप चाहते हैं कि हमारे जो स्थायी संपत्तियां, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उनका भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि आग के कारण उनका भी नुकसान हो जाता है। तो वो होता है व्यापक बीमा। व्यापक बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, इसका तात्पर्य एवरीथिंग
इज इंश्योर्ड इन कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। आज सबसे पहले देखेंगे अपने स्टॉक के बीमे के संबंध में दावे की राशि का निर्धारण या परिकलन कैसे किया जाता है। इसमें 3 स्थितियां होती हैं। पहला, अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। जब आग लगी उस समय आपका कितना दुकान में या गोदाम में या प्रतिष्ठान में माल था। दूसरा था लॉस ऑफ स्टॉक, अर्थात पहले स्टॉक का निर्धारण करेंगे, फिर लॉस ऑफ स्टॉक ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इसमें सर्वप्रथम जो आता है कि स्टॉक का डिटर्मिनेशन कैसे करें। इसके 2 तरीके होते हैं, वास्तविक मूल्य का निर्धारण और अनुमानित मूल्य का निर्धारण, एक्चुअल डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसके अंतर्गत जब व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आग लगती है तो उस स्थिति में स्टॉक संबंधी जो लेखे होते हैं यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो सुरक्षित होते हैं। जैसे आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान कहीं था और आपका ऑफिस अन्यत्र स्थान पे है, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आग लगी लेकिन आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेखे हैं वो सुरक्षित है, तो आप ये बतला सकते हैं कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे जो है स्टॉक इतने का था, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक इतना था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो स्टॉक का भी आप तुरंत वैल्यूएशन करके बता सकते हैं कि हमारे इतने का माल का नुकसान हुआ। ये तो कोई उलझनपूर्ण नहीं, लेकिन उलझन तब आती है जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि लेखे भी जल जाएं और माल भी जल जाए, तो फिर हमें अनुमानित मूल्य का निर्धारण करना पड़ता है। यानी कि एस्टिमेटेड जो है स्टॉक कैसे निकाला जाए, उनका निर्धारण करने के लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। और वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है, ये मैंने एक प्रोफॉर्मा दिया आपको सिंपल। साधारणतः आप जो बनाते हैं जिसमें जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट में बाय सेल्स लिखते हैं। और अभी तक जैसे आप क्वेश्चन करते हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट साधारणतः जो है बैलेंसिंग फिगर होता है, लेकिन इसमें आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दी जाएगी, तो आप रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक का तात्पर्य स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे कितने का माल स्टॉक में था। अब ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें समझना होगा। सबसे पहले सकल लाभ की दर का औसत ज्ञात करना, यानी कि एवरेज रेट ऑफ जीपी, डिटर्मिनेशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ जीपी। आपको गत 3 या 5 वर्षों का ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित सूचनाएं दी जाएगी या रेट ऑफ जीपी दी जाएगी कि गत 5 वर्षों में हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ की दर ये रही, तो आप उस सकल लाभ की दर का औसत ज्ञात करेंगे। गत मान लीजिए 5 सालों का आपको दे रखा है कि रेट ऑफ जीपी प्रथम वर्ष में 20%, फिर 25%, 23%, 18% और 17%, इन पाँचों को जोड़ लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो एवरेज रेट आएगी वो एवरेज रेट ऑफ जीपी होगी। वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय उस दर को हम निर्धारित करेंगे। लेकिन यदि इसमें निरंतर वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति है, ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो उस स्थिति में हमें उसके अनुरूप सकल दर को समायोजित करना पड़ेगा, यानी कि वेटेड करना पड़ेगा। वेटेड एवरेज रेट ऑफ जीपी का भी निर्धारण करेंगे। मुख्य रूप से जो बात आती है कि जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ की दर वो विक्रय मूल्य पर निर्धारित की जाती है, लेकिन
कभी कभी आपको प्रश्न में सकल लाभ की औसत दर का लागत पर दिया गया। वैसे तो रेट ऑफ जीपी जो है सेल्स पे 20% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये लिख दे 20% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो आपको उस 20% को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ऑन सेल्स पे कि उसका निर्धारण कैसे किया जाए। वो बदल के ही आप रेट ऑफ जीपी का निर्धारण करेंगे। सकल लाभ की औसत दर का नहीं दिया जाना। आपको गत 5 वर्षों या 3 वर्षों की सकल लाभ नहीं दे रखी है, तो आप गत 5 वर्षों के 3 वर्षों के ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो सूचनाएं उपलब्ध है उनके हिसाब से। फिर सकल लाभ की दर ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात एवरेजिंग करेंगे, एवरेज रेट ऑफ जीपी। अब आपको इस प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं दे रखी, तो ऐसी स्थिति में आप गत वर्ष की जो सूचना उपलब्ध है उस हिसाब से आप गत वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उस ट्रेडिंग अकाउंट के आधार पे जो रेट ऑफ जीपी होगी वही रेट ऑफ जीपी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लागू करेंगे। अगला बिंदु जो ट्रेडिंग अकाउंट्स मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट संबंधित है, व्यापार खाते से असंबंधित मदें, यानी कि इररिलेवेंट आइटम्स जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी यदि दिखा रखा है तो उसका हमें एडजस्टमेंट करना होगा। साधारणतः जो मजदूरी है वो मजदूरी ट्रेडिंग अकाउंट के हम डेबिट साइड में दर्शाते हैं, लेकिन मशीन को लगाने की मजदूरी या सामग्री, इस तरह के जो संस्थापन व एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है तो वो उस मशीन से संबंधित होंगे, न कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यदि उनको दिखाया गया है तो ऐसी स्थिति में हम उनको उसमें से घटाएंगे और वास्तविक जो है मजदूरी ही दिखाएंगे। अब बात आती है स्टॉक का वास्तविक मूल्य से कम या अधिक पर मूल्यांकन करना, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यदि आपने स्टॉक का अधिक मूल्यांकन किया या कम मूल्यांकन किया तो ऐसी स्थिति में सकल लाभ की दर प्रभावित होती है। इसलिए हमें उस स्टॉक का सही मूल्यांकन करके, राइट वैल्यूएशन करके हम सकल लाभ की दर यानी कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करेंगे। कैसे? मान लीजिए आपने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया, ओवर वैल्यूएशन बाय 20%, यह आपको प्रश्न में दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ड्यू टू दिस द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इंक्रीज। यदि आपने अंतिम स्कंद का, अंतिम स्टॉक का अधिक मूल्यांकन कर दिया तो इसके कारण सकल लाभ बढ़ जाएगा, सकल लाभ की दर बढ़ जाएगी। कम मूल्यांकन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का तो सकल लाभ कम हो जाएगा। तो वास्तविक जो सकल लाभ की दर है वो हमें ज्ञात नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार यदि आपने ओपनिंग स्टॉक का कम मूल्यांकन किया तो सकल लाभों में वृद्धि हो जाएगी। यदि ओपनिंग स्टॉक का अधिक मूल्यांकन किया तो सकल लाभों में कमी हो जाएगी। इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अंडर और ओवर वैल्यूएशन किया गया है तो उनका सही हम निर्धारण करेंगे। उसके पश्चात सकल लाभ का दर का निर्धारण किया जाएगा। फिर आता है पुअर लाइन ऑफ सेल्स, कम बिक्री वाला स्टॉक। कम बिक्री वाला स्टॉक पुअर लाइन ऑफ सेल्स कहते हैं, जिसकी बिक्री नाम मात्र की हो जाती है या कम बिक्री होती है, लेकिन हमें व्यवसाय में उनको रखना जरूरी होता है। विशेषकर ये जो बात आती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मोबाइल, लैपटॉप, टैब, ये जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनमें है। अब 5G टेक्नोलॉजी आ रही है और किसी के पास 4G के मोबाइल्स हैं जिसका विक्रय मूल्य 20,000 है और लागत मूल्य 15,000 है, लेकिन ग्राहक तो
5G टेक्नोलॉजी का ही मोबाइल लेगा। उस स्थिति में उसको वो मोबाइल जो 4G टेक्नोलॉजी का है, 15,000 जिसकी लागत थी, हो सकता है लागत पे ही बेचना पड़े, हो सकता है लागत से कम बेचना पड़े। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कम बिकते हैं या कम बिक्री वाला है, तो उसको बेचने से हमें लाभ कम होने की संभावना होती है, अपितु हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग अकाउंट में जो अमाउंट के कॉलम है वो दो बनाएंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। हमें सामान्य गतिविधियों से यानी कि नॉर्मल प्रोडक्ट से बेचने से जो लाभ होता है वही सकल लाभ हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अबनॉर्मल के कारण यदि हमें प्रोडक्ट के कारण यदि नुकसान हो गया तो उस स्थिति में वो हमारी सामान्य लाभ को प्रभावित करेगा। इसलिए हम सामान्य और असामान्य मदें उनका हम अलग अलग अकाउंट बना के हम लाभ का निर्धारण करेंगे, और सकल लाभ की दर की गणना करते समय हम केवल सकल के अंतर्गत सामान्य लाभ को ही कंसिडर करेंगे, सामान्य मदों के लाभ को ही कंसिडर करेंगे। तो ये बातें थी जो कि हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उनमें इन मदों को किस प्रकार समायोजित करना है, किस प्रकार हमें एडजस्ट करना है, अर्थात एवरेज रेट ऑफ जीपी का निर्धारण करना, अधिक या कम स्टॉक का मूल्यांकन है उसका सही निर्धारण करना, या असामान्य मदें जो है या पुअर लाइन ऑफ सेल्स जो है उनका निर्धारण करना, उन सब का हम एडजस्टमेंट करने के पश्चात हम निकाल पाएंगे, हम ज्ञात कर पाएंगे कि रियल में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे दुकान में, प्रतिष्ठान में या गोदाम में कितने का माल था। इन सभी बिंदुओं को, मदों को समायोजित करने के पश्चात जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आएगा उसके पश्चात हमारा होगा कैलकुलेशन या वैल्यूएशन लॉस ऑफ स्टॉक। रियल में, वास्तव में हमें कितने स्टॉक की हानि हुई, तो उसके लिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से हम घटाएंगे वैल्यू ऑफ साल्वेज स्टॉक। वैल्यू साल्वेज स्टॉक का तात्पर्य है आग लगने के पश्चात कुछ ऐसा माल जो हमारे द्वारा बचा लिया गया था, उस बचाए गए माल को इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेगी, उसके मूल्य को घटा देगी। तो रियल में, वास्तव में जो नुकसान हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मान लीजिए आपके प्रतिष्ठान में आग लग गई, 5 लाख का नुकसान हुआ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 5 लाख था, लेकिन आपने 1,50,000 का माल बचा लिया, तो वास्तव में नुकसान हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ द फायर 3,50,000, क्योंकि ये जो राशि, ये जो माल बचा लिया वो घटा दिया जाएगा। अब जो बात आती है अंतिम अमाउंट ऑफ क्लेम, दावे की राशि का भुगतान, आपको कितना भुगतान किया जाए, इसके लिए ये जो मैंने फॉर्मूला दिया उसमें लिखा है इन केस ऑफ एवरेज क्लॉज, औसत वाक्य। तो सबसे पहले हमें औसत वाक्य को समझना होगा, फिर इसके पश्चात हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। औसत वाक्य का तात्पर्य है कि जितनी राशि का आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए आपने उससे कम का इंश्योरेंस या न्यून बीमा करवाया है, कम करवाया है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कम भुगतान, दावे की राशि का कम भुगतान करेगी। पहले एक उदाहरण से स्वरूप समझाता हूँ मैं आपको। आपके दुकान में 2 लाख का माल था, जब आपने बीमा करवाया इंश्योरेंस कंपनी से 1,80,000 का बीमा करवाया, यानी कि आपने 10% इंश्योरेंस कम करवाया। 2 लाख का 10% 20,000, आपने इंश्योरेंस करवाया 1,80,000 का। अब दुकान में आग लग गई, नुकसान हुआ 1,50,000। यदि आपसे पूछा जाए कि इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगी, तो साधारणतः ये बताया जाता है कि 1,50,000, क्योंकि हमारा तो 1,80,000 का इंश्योरेंस है। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि आपने कम इंश्योरेंस करवाया था, अंडर इंश्योरेंस करवाया। किस प्रकार? आपका भुगतान होगा 1,50,000 में से 10% यानी कि 15,000 घटाने के बाद 1,35,000। आपका बीमित मूल्य 1,80,000 है, लेकिन आपने कम इंश्योरेंस करवाया, आपके औसत वाक्य एवरेज क्लोज एप्लीकेबल हो गई। आप इस तरह कम इंश्योरेंस नहीं करवाएं, इसलिए ये एवरेज क्लॉज लागू की गई। यदि आप कम इंश्योरेंस करवाएंगे, जितना करवाना चाहिए उससे कम करवाएंगे, तो आपको दावे की राशि या बीमे का जो भुगतान है वो कम किया जाएगा। इसलिए इसके अंतर्गत न्यून बीमा को हतोत्साहित करने के लिए एवरेज क्लॉज शब्द का जो है लागू किया गया है। अब बात आती है अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे होगा। इसका है अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जैसे अमाउंट ऑफ पॉलिसी यानी कि आपने कितनी की पॉलिसी ली। आपने अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि आपने पॉलिसी ली 1,80,000 की, लेनी चाहिए थी 2,00,000 की, लेकिन ली आपने कम। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन माल कितने का था? आपका 1,50,000 का। और ऐसी स्थिति में जो है हम क्लेम जो है हमारा कम होगा, क्योंकि हमने कम पॉलिसी का लिया, भुगतान किया। तो अब इसको एक उदाहरण द्वारा हम और समझेंगे। 1,30,000 के माल में से यदि 1,00,000 का ही बीमा करवाया और 89,000 का माल, 89,000 का माल नष्ट हुआ, तो देखिए लगभग ये 23% 22% जो है कम इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस है। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी? अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,00,000। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,30,000। लॉस ऑफ स्टॉक 89,000। आपको क्लेम मिलेगा 68,000 का। साधारण सी बात, यदि आप बीमा धन कम करवाएंगे तो उस स्थिति में आपको दावे की राशि का भी कम भुगतान किया जाएगा। उस स्थिति में औसत वाक्य लागू हो जाता है। औसत वाक्य यानी कि न्यून जो है अंडर इंश्योरेंस को हतोत्साहित करने के लिए औसत वाक्य का लागू किया जाता है। आप सही राशि का बीमा करवाएं तो पूर्ण भुगतान मिलेगा, अन्यथा औसत वाक्य लागू होने पर भुगतान भी उसी राशि में कम का किया जाएगा।